not a game, it's a rich thing. थाने में कैद मुल्जिम की खुदकुशी कोई मामूली वाक़या नहीं है कामरान। इससे बड़े बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। डीआईजी फोन पर इंस्पेक्टर कामरान की गोशमाली कर रहा था। मैं जानता हूँ सर, और मुझे इस पर दिली अफसोस भी है, लेकिन यू डोंट वरी, मैंने इस मामले को अच्छी तरह हैंडल कर लिया है। लड़के के वरासा की तरफ से इस सिलसिले में किसी किस्म का शोर नहीं होगा। गुड, ये तो अच्छा होगा, वरना मैं परेशान था कि पुलिस की वैसे ही इतनी बदनामी हो रही है, ये मामला मजीद हमारे गले में अटक जाएगा। डीआईजी ने गोया इत्मीनान का सांस लिया। हाशिम का सच सामने आने की वजह से मुझे इसके वालिदैन से निपटने में आसानी होगी सर, वरना वो वाकई मेरे गले की हड्डी बन जाते। हाशिम की वह शर्मनाक वीडियो देखने के बाद तो वो खुद डर रहे थे कि कहीं किसी को इस बारे में पता ना चल जाए। गरीब लेकिन शरीफ लोग हैं सर, बदनामी के डर से कभी सच नहीं बोलेंगे। इंस्पेक्टर कामरान जहां ये सब बताते हुए मुतमईन था, वहां इसे शदीद बेचैनी भी कि बहरहाल किसी शरीफ शहरी को दबाव में लेकर इसने एक गलत हरकत की थी। जो हुआ सो हुआ, मैं भी इस मामले को ज्यादा हवा देने के हक में नहीं हूँ। बेहतर है इस केस को बंद ही कर दो। जी सर। कामरान का हैरत समूह खुल गया। मुद्दई खामोश हो गए हैं तो हम सर खुपाई की क्या जरूरत है। वैसे भी पुलिस पर कौन सा थोड़ा बोझ है। याद रखो, इस मामले को जगाए रखोगे तो खुद को जवाबदेही से नहीं बचा सकोगे। ठीक है सर। डीआईजी के समझाने पर वो गोया समझ गया। यूं भी इस केस पर काम करने के लिए इसके पास वसाइल नहीं थे। हाशिम के मोबाइल से मिलने वाला वो फोन नंबर जिस पर वीडियो सेंड की गई थी ट्रेस नहीं हो सका था, और ना ही पुलिस इस अमल बाबा का खोज लगा सकी थी जिसने हाशिम को शैतान की राह पर डाला था। मैं इस वक्त उन बच्चों के अगवा के केस पर फोकस कर रहा हूँ जिनके वालिदैन रोजाना प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठ जाते। ऐसे में बेहतर है कि कोई नया पेंडोरा बॉक्स ना ही खुले। कामरान के पास इत्तेफाक करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे थाने के हदूद में ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया, वरना इस वक्त तुम्हारी भी दौड़े लगी हुई होती। वजह फरमाया सर। अफसर कह रहा था कि वो खुशकिस्मत है तो वो अपनी खुशकिस्मती से क्यों कर इनकारी हो सकता था। इस तरह हाँ में हाँ मिलाते हुए इससे जल्द काल से निजात मिल गई। हाशिम का मददगार कौन था, इस सिलसिले में खोज लगाने के लिए वो तदबीर सोच रहा था, लेकिन अभी तक कुछ सुझाव ही नहीं दिया था। फिर मजीद गौर फिक्र करने की मोहलत भी न मिल सकी कि थाने के हदूद में वाकई गर्ल्स हॉस्टल में होने वाले वाकई की इतला ने इसे मुतहरिक होने पर मजबूर कर दिया। मामला हॉस्टल में मुकीम एक लड़की के ग़याब का था। वार्डन ने इसे तफसील से आगाह कर दिया था। क्या वो लड़की इससे कबल भी वीकेंड पर अपने किसी अजीज के घर जाती रही थी? कामरान ने सारी तफसील सुनी और वार्डन से सवाल किया। तकरीबन हर वीकेंड पर, और इसके लिए घर वालों की तरफ से बाकायदा इजाज़त दी गई थी। वार्डन ने ताइद तलब नजरों से वहां बैठी लड़की के बाप को देखा। ये ठीक कह रही है, अपना घर दूर होने की वजह से हमने बेटी को इजाजत दे रखी थी कि वह हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन इस शहर में मुकीम अपनी हाला के घर रहने के लिए जा सकती है। वो अक्सर वहां जाती रहती थी, लेकिन इस बार नहीं गई। मैंने इसकी हाला से फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने बताया कि शहनी ने पहले ही इस बार आने से मना कर दिया था कि इसके इम्तिहानात सर पर हैं और वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती है। इस बार एक शख्स जिसके शाने किसी अनजाने बोझ से झुके जा रहे थे पस्त आवाज में वार्डन की तायद की। इसका साफ मतलब है कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है और पूरी मनसूबाबंदी के तहत गई है। वार्डन ने सुना तो फौरन चमक कर बोली। इतवार के दिन इसकी वालिदा से बात हुई थी तो इसने इन्हें बताया था कि वो हॉस्टल में है। बात करते हुए इन्हें इसके लहजे का बारीपन महसूस हुआ था जिसको इसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया था। एक ऐसा बाप जिसकी जवान बेटी गायब हो गई हो और आसार बता रहे थे कि अपनी मर्जी से गायब हुई हो। जितने धीमे पन से बात कर सकता था वो कर रहे थे। हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड कहाँ है? इंस्पेक्टर कामरान ने वार्डन को तंबीही नजरों से घूरते हुए पूछा। बिल्कुल मौजूद है सर, बल्कि मैंने निकलवा कर भी रखा है। वार्डन ने गोया अपनी कारकर्दगी पर दाद तलब की, जिसे कामरान नजरअंदाज करके रिकॉर्डिंग रूम की तरफ मुतवज्जे हो गया। कैमरा यकीनी तौर पर मेन गेट के तरफ बाहर में लगा था और इससे होने वाली रिकॉर्डिंग में न सिर्फ हॉस्टल से बाहर निकलने वाली लड़कियां साफ दिखाई दे रही थी, बल्कि हॉस्टल के सामने का मंजर भी बिल्कुल वाज़ेह था। हॉस्टल के सामने एक सड़क गुजर रही थी जो बहुत ज्यादा पुरहजूम नहीं थी और जिस पर से ट्रैफिक वक्फे से गुजर रहा था। ये देखें सर, ये है शहनीला इफ्तिखार। हॉस्टल के गेट से कमीज शलवार में मलबूस सर पर रस्मी से अंदाज में दुपट्टा लिए एक लड़की बाहर निकली तो वार्डन ने पुरजोश लहजे में कामरान को आगाह कर दिया। लड़की गेट से बाहर निकलने के बजाय किसी सवारी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़ी होने के बजाय पैदल ही बाएं जानिब बढ़ती चली गई। कैमरे ने अपनी रेंज की हद तक इसे दिखाया और फिर मंजर से गायब हो गई। मेरी बच्ची को तलाश कर इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है इसे किसी ने अगवा कर लिया है, वरना वो तो इतनी सीधी है कि कभी हॉस्टल से अकेली अपने घर तक नहीं आई। शहनीला के परेशान हाल बाप ने अपनी बेटी की फुटेज देखते ही दुआई दी। सब्र से काम लो बुजुर्गो, हम इंशाअल्लाह लड़की को ढूंढ निकालेंगे। कामरान ने इसे तसल्ली दी और अपने रिकॉर्ड के लिए सवालात करने लगा। उम्र कितनी है तुम्हारी बेटी की? चंद सवालात के बाद इसने रवाने में दरियाफ्त किया। इस 11 को पूरे 22 साल की हो जाएगी। जवाब देने वाले ने भी रवाने में जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है 11 सितंबर? इसने अपना शक दुरुस्त करने के लिए सवाल किया। जी हाँ, 11 सितंबर को वो पूरे 22 की हो जाएगी। इसकी माँ और दादी ने सोच रखा है कि इस बार इसकी सालगिरह के लिए इसे घर बुलवाएंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। बताते बताते वो शख्स रूहान सा हो गया। इसके रोने धोने से ज्यादा कामरान की तवज्जो 9/11 के हिस्से पर जमी थी। एक ऐसी खूनी तारीख जिसने दुनिया में बहुत कुछ बदल डाला था, और अब यही तारीख चंद
मासूमों के लिए फ़कत इसलिए इम्तहान बन गई थी कि वो कुदरत के तय करदा फैसले के मुताबिक इस तारीख को दुनिया में वारिद हुए थे। लेकिन शहनीला को क्यों अगवा किया गया था? बेशक वो 9/11 को पैदा हुई थी, लेकिन वो तो आने वाले 9/11 पर अगवाशुदा बच्चों की तरह 11 साल की नहीं होने वाली थी। वो तो 22 वर्ष की होने वाली थी। 22 और 11 में बहुत फ़र्क था, लेकिन इस फ़र्क के बावजूद एक यकसानियत का एहसास था, जिसके बायस कामरान खुद को इस केस पर फौरी तवज्जो देने पर मजबूर हो पा रहा। ये इसके तेज रफ्तार एक्शन का ही नतीजा था कि पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंदर एक बेकरी के बाहर लगे कैमरे को वो रिकॉर्डिंग हासिल करने में कामयाब हो गई, जिसमें शहनीला को एक सफेद रंग की कार में बैठते हुए देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग में कार की नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही कार चलाने वाले की शक्ल वाज़ेह थी, लेकिन ये बात साफ आया थी कि शहनीला का अगवा नहीं हुआ। वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है, लेकिन कहाँ और क्यों? इन सवालात के जवाबात बाकी थे। कामरान का तजर्बा था कि अमूमन ऐसे सवालात के जवाब घर वालों से ही मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाया था। घर वालों ने शहनीला के किसी अफेयर से कतई नावाकफियत का इजहार किया था। इसके सामान की तलाशी लेने पर भी कोई क्लू हाथ नहीं आया, वरना अमूमन अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग जाने वाली लड़कियां कोई नोट वगैरह छोड़ कर जाती हैं। कामरान को शहनीला के सामान में अगर कोई काबिल जिक्र शय मिली थी तो वो थी फैशन मैगजीन की बड़ी तादाद। इस हवाले से घर वालों से पूछा गया तो उसकी वालिदा ने इतराफ़ किया कि इसे मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन घर से इजाज़त ना मिलने के बायस वो अपना शौक पूरा न कर सकी थी। वो भी इसी गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था कि शहर में मजीद एक बच्चे के अगवा की खबर मिल गई। इस बच्चे की तारीख पैदाइश भी 9/11 थी, और वो भी इस 11 सितंबर को 11 साल का होने जा रहा था। अकमल ने मारिया की जासूसी के लिए बस सिर्फ इतना किया था कि इसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दफ्तर में सफाई पर मामूर एक शख्स को भारी रिश्वत देकर मारिया के जाती दफ्तर में एक उम्दा क्वालिटी का खुफिया कैमरा पहुंचा दिया था। कैमरा वीडियो के साथ साथ आवाज़ें भी उम्दगी से रिकॉर्ड कर सकता था और वाईफाई से कनेक्ट था। चुनांचे अब से वो घर बैठे आराम से मारिया के दफ्तर में होने वाली हर सरगर्मी से वाकिफ हो सकता था। इसके लिए इस सपहर तक का इंतजार करना पड़ा। 4:30 बजे करीब इसके मोबाइल पर कोई कॉल आई, जिसे वो सुनने से कबल इसने अपने सामने बैठे मुलाजिम को बाहर जाने का इशारा किया। अकमल इसकी कॉल सुनने के लिए अलर्ट हो गया। हाँ वासिफ, कहो कैसा चल रहा है? इसने कॉल रिसीव की और मसरूफ से अंदाज में पूछा। अकमल जाहिर है दूसरी तरफ से दिया गया जवाब नहीं सुन पा रहा था। तुम अच्छे जा रहे हो, लेकिन ऊपर से भी अच्छी परफॉर्मेंस की डिमांड है। अपने हाथ में मौजूद पेन को उंगलियों में एक खास अंदाज में हरकत देते हुए वो कायर से मसरूफ गुफ्तगू थी। इसमें कोई शक नहीं कि वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुसूसन वो बूट चाटने और माफ़ी मांगने वाली वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़की के चेहरे पर इस दर्जे की दहशत नहीं थी जिसे देखने की ख्वाहिश है। अकमल को लगा कि वो किसी कमर्शियल शूटिंग के हवाले से बात कर रही है, लेकिन आगे की गुफ्तगू ने इसे उलझन में डाल दिया। अगर कोई मकाम हासिल करना चाहते हो तो दहशत और तशद्दुद की इंतहा कर दो। बस एक बात का ख्याल रखना कि 9/11 को सूरज तुलू होने से पहले ही बनानी है, और याद रखना कि वो वीडियो लाइव होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाते हुए तुम्हें अपनी मर्जी से ज्यादा मिलने वाली हदायत पर अमल करना होगा। ये सब कहते हुए मारिया के लहजे के साथ साथ चेहरे के तासुरात भी बेहद सख्त होने लगे। इतने सख्त कि अकमल को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो किसी हसीनो जमील औरत की बजाय किसी दांत नकोसती ऐसी बला को देख रहा है जिसकी बांछों से ताज़ा खून बह रहा है। यह तस्वर बस एक पल के लिए इसके जहन में आया था, लेकिन इसे शक गुजरा कि ये महज इसके तस्वर की कारस्तानी है, और एक पल के लिए सचमुच मारिया का चेहरा किसी खून आशाम बला के चेहरे में तब्दील हो गया था। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि इसने बकायदा अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए थे। वो एक शाक की कैफियत का शिकार हो गया। फिर अपने शक की तस्दीक के लिए महफूज हो जाने वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी। इस वीडियो में गुफ्तगू बिल्कुल ही थी, लेकिन मारिया के चेहरे में कोई ऐसी तब्दीली ना थी जो कुछ देर कबल इसने देखी थी। लगता है ज़्यादा जागने से मेरे दिमाग में हलल पैदा हो गया। वो जहरीला बड़बड़ाया, लेकिन जो तस्वुर ने दिखाया इसे अपने जहन से ना निकाल सका। एक और बात जो इसने महसूस की थी वो ये थी कि जब जब वो इसका चेहरा तस्वुर में लाता इसके रोंगटे खड़े होने लगते। ये इसकी ज़िंदगी का अनोखा तरीन तजर्बा था। वो फितरतन बहादुर आदमी था और खबरों की तलाश में अंधेरी और सुनसान रातों को भी बेधड़क घूमता फिरता था, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ था कि वो अपने जगह बैठे बैठे अनजाना सा खौफ महसूस कर रहा था। 7वां हुआ, और ये 7वां बच्चा भी 9/11 की पैदाइश है। न सिर्फ 9/11 की पैदाइश है बल्कि 9/11 पर 11 साल का भी होने जा रहा है। वलीद ने संजीदा तासुरात के साथ इसकी आखिरी मालूमात में इजाफा किया। आखिर पुलिस क्या कर रही है? मुझे लगता है इन अगवाशुदगान बच्चों के मुतालिक कोई बुरी खबर आ जाएगी और पुलिस टमक टोइयां ही मारती रह जाएगी। शायान शदीद तनाव का शिकार था। मायूस ना हो यार, अल्लाह जरूर अपना करम करेगा, वलीद ने इसे तसल्ली दी। हालात ही मायूस कुन है, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हानिया के अगवा में मुबैना तौर पर मुलविस गुड़िया के बाल वाले का भी कोई पता नहीं चल रहा, न ही इस आलम की कोई सुनगिन है जो हाशिम को शैतान का पैरोकार बना रहा था। वो खुद डिप्रेशन का शिकार था और जो दिन आगे सरक रहे थे डिप्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा था। ये सब अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि तेरे जैसे बंदे को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अभी तक हम वाज़ेह कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन जो चंद एक क्लूज मिले हैं इन पर तो काम किया जा सकता है। वलीद इसको मायूसी से निकालने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। मसलन इसने बेजारी से पूछा, तुम्हें याद होगा कि जब हमने हाशिम के साथ वर्कशॉप पर काम करने वाले लड़के से इस मलंग के बारे में पूछा था जिससे हाशिम का मेल मिलाप था, तो लड़के ने इस
मलंग का हुलिया बताने के साथ साथ ये भी बताया था कि वो अपने दाएं शाने को हासा झुकाकर चलता है। तो ये शायद कि तुमने उम्मे हानी के अगवाकारों की वीडियो को शायद गौर से नहीं देखा, वो शख्स भी अपना दायां शाना हासा झुकाकर चल रहा था। इससे सिर्फ ये नतीजा हासिल किया जा सकता है कि अगवाकार और मलंग दोनों ही असल में एक शख्स है, लेकिन वो शख्स हमारी रसाई में तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। वलीद के इंकशाफात ने भी इसकी कैफियत में कोई तब्दीली पैदा न की, जिस पर वो हल्की सी नाराजगी के साथ बोला, जो शख्स ये सोच ले कि वो कुछ नहीं कर सकता वो तो वाकई कुछ नहीं कर सकता, वरना तो अमल की राह कभी बंद नहीं होती। सॉरी यार, टेंशन में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तू बता, तेरे जहन में अगर कोई तदबीर है तो उस पर अमल करने को तैयार हूँ। पहली बार इसे अपने गैर मुनासिब रवैये का एहसास हुआ और शर्मिंदगी से बोला। अब तक हम पुलिस का लिहाज करते हुए इस मामले पर खामोश रहे, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। वो सारी मालूमात लोगों से शेयर करेंगे जिनसे अगवाकारों तक पहुंचने की कोई उम्मीद की जा सकती है। तुम्हारा मतलब है सोशल मीडिया का इस्तेमाल? हाँ, मेरा मतलब यही है। तुम कैमरे के सामने बैठकर हर बात पब्लिक को तफसील से बताओगे। इनसे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वालिदैन मोहतात हो जाएंगे, खुसूसन इन बच्चों के वालिदैन जिनकी तारीख पैदाइश 9/11 है। इस तरह अगवाकारों के लिए नए शिकार का हसूल मुश्किल हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि हमें कोई आमिल या गुड़िया के बाल वाला जो भी कह लो इसके बारे में कोई हिंट दे दे। जिस तरह दोनों गेटअप में इसका ये जिस्मानी नुक्स नुमाया है, इससे जाहिर होता है कि ये कुदरत का ऐब है जिसकी तरफ आम जिंदगी में जानने वाला कोई ना कोई शख्स जरूर मुतवज्जे होगा और हमें इस बारे में मालूम हो जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वलीद ने इसे तफसीलात बताते हुए कहा, तेरी तजवीज़ अच्छी है यार, चल इस पर काम करते हैं। मायूसी में उम्मीद की किरण नजर आई तो वो पुरजोश हो गया। अगले ही लम्हे वो दोनों एक दूसरे के साथ सर जोड़े अपने व्लॉग की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। कैसी हो हनी? शहनीला ने लाख खटकने की आवाज़ पर गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वासिफ फोन पर मुस्कुराहट से अंदर दाखिल हो रहा था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ वासिफ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जब चाहोगे तुम्हारे बुलावे पर मैं यहाँ आ जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। अगर मेरे घर वालों को मेरे हॉस्टल से ग़याब की इतला मिल गई तो मेरे लिए बहुत परेशान हो गए। इसने वासिफ के सवाल का जवाब देने की बजाय मिन्नत समाजत शुरू कर दी। बात यह है डार्लिंग कि तुम्हारे घर वालों को खबर मिल चुकी है और वो इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, तो अब तो ये तुम्हारी फरमाइश किसी भी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। मैं तो इस वक्त सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि पहले दिन के बाद ही तुम्हारा मोबाइल सिम समेत उठाकर नाले में फेंक दिया था, वरना वो लोग इसके सहारे अब तक यहाँ दावा बोल चुके होते। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मेरे घर वाले तो इस खबर को सुनकर जीते जी मर गए होंगे। दादी, अम्मी, अब्बू सब लोगों के दिलों पर न जाने क्या आफत गुजरी होगी। इसके लिए अपने घर वालों के ग़याब से बाखबर हो जाने और उनके मुमकिन रद्द-ए-अमल इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि वासिफ की दूसरी किसी बात पर ध्यान ही नहीं गया और इसी मसले को लेकर धुआंधार रोने बैठ गई। वासिफ इसके अमल को बेजारी की निगाह से देखता रहा और कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। फौरन ही साइड टेबल पर रखी खाने की वो ट्रे इसके नजर में आ गई जिसे चंद घंटे कबल बहुत कमरे में पहुंचा कर गया था। ट्रे पर एक नजर डालते ही अंदाजा होगा कि वो जूं की तू पड़ी और शहनीला ने इसे छुआ तक नहीं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसने सच लहजे में रोती हुई शहनीला से दरियाफ्त किया। इन हालात में मुझे कैसे भूख लग सकती है? ताज़ा मिलने वाली इत्तला के असर के तहत वासिफ की फितरत से वाकिफ हो जाने के बावजूद इसने तंग आकर जवाब देने की गलती कर डाली। गलती का एहसास इसे इसके चेहरे के बिगड़ते हुए जावियों से हुआ। फौरन इसने खतरे की घंटी महसूस कर ली। वासिफ वो इसने चाहा कि कोई बात बनाकर इसके गुस्से को ठंडा करने की तदबीर कर सके, लेकिन घबराहट में इसे कुछ सुझाव ही नहीं दिया और वासिफ का चेहरा लम्हा बलम्हा हुंकार होता जा रहा था। मैंने तुझे पहले भी समझाया है कि मुझे हुक्म अदूली पसंद नहीं, लेकिन लगता है तुझे एक बार बात समझ में नहीं आती और तुझे समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोलते बोलते अपने चमड़े की बेल्ट उतार चुका था। शहनीला अपने बचाव के लिए कोई तदबीर कर पाती इससे कबल ही वो उस पर पुल पड़ा। कुछ ही देर में कमरा इसकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा, लेकिन ये चीखें साउंड प्रूफ कमरे से बाहर की रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। चीखने के साथ साथ वो मिन्नत समाजित माफी तलाफी वादे वहीद सब कर रही थी, लेकिन वासिफ ने गोया अपने कानों में रूई ठोंस रखी थी जो इस पर इसकी कोई बात का असर नहीं हो रहा था। आखिरकार वो इस हाल को पहुंच गई कि चीखने की भी हिम्मत ना हो और बेसुध सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। वासिफ के बेल्ट ने इसके पूरे जिस्म को इस बुरी तरह से निशाना बनाया था कि इसे लग रहा था वो दर्द की इस इंतहा पर पहुंच चुकी है जहाँ इसे मजीद तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो गलत थी। वासिफ के तुर्कश में आजमाने को अभी कई तीर बाकी थे। ऐसे वक्त में जब वो बिल्कुल बेजान सी बिस्तर पर ऊंधे मुंह पड़ी थी, इसकी पीठ पर जलते अंगारों जैसी एक लकीर खींची गई। वो तड़प कर सीधी हुई तो वासिफ के हाथ में खुला हंजर देखकर इसकी आंखें हल्कों से बाहर उबल पड़ी। वासिफ इसने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज जुड़ने से पहले वो दूसरी बार अपने हंजर वाले हाथ को हरकत दे चुका था। इस बार हंजर ने इसके सीने तक लकीर खींची थी। शदीद तकलीफ के एहसास के बावजूद वो इस बात को महसूस किए बगैर ना रह सकी थी कि शायद वासिफ इस पर कोई जानलेवा वार नहीं करना चाहता। शायद इसका मकसद जान लेना था ही नहीं, वो सिर्फ इसको अजियत से शिकार बनाकर अपनी हैवानी जबिल्लत की तस्कीन चाहता था।
अगले पल हंजर हाथ से गिरा। इसने शहनीला के ख्याल की तस्दीक भी कर दी। अब वो पहले ही लीर हो जाने वाले बालाई लिबास को नोच रहा था। शहनीला ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन भूख प्यास और तशद्दुद से निढाल इसके आज़ाम में मुकाबले की ताकत थी ही कहाँ। जरा सी देर की कमजोर मज़ाहमत के बाद इसने हथियार डाल दिए। अगला लम्हा इसके लिए एक नई हैरत लिए हुए था। इसके बालाई लिबास को जिस्म से अलग-अलग करने के बाद वासिफ ने किसी जानवर की तरह जुबान निकालकर इसके सीने के जख्म से रस्ते खून को चाटना शुरू कर दिया। बड़ी रगबत से खून चाटते चाटते इसने एक बार अपना चेहरा ऊपर उठाया तो शहनीला से देखकर काम कर रही। वासिफ के होंठों और जुबान पर इसके खून की सुर्खी मौजूद थी, अगरचे इसके बड़े बड़े नकीले दांत बाहर की तरफ नहीं निकले हुए थे। फिर भी शहनीला को बचपन में देखी गई ड्रैकुला फिल्म याद आ गई और मारे दहशत के वो होशो हवास से बेगानी हो गई। ब्याह के पूरे 7 दिन बाद मां बनने जा रही हूँ दीदी। हर समय मन डरता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो कबूल सूरत हिंदू औरत यही कोई 26-27 साल की थी। इसे इसका शोहर तबीयत की खराबी पर रात के वक्त चेकअप के लिए अस्पताल लाया था। ऐसी भी डरने की कोई बात नहीं। दिन रात में दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं यहाँ और खुदा के फजल से सब ठीक ही रहते हैं। ताबिंदा ने इसे समझाया, वो इसे ड्रिप लगा चुकी थी। आप ठीक कह रही हैं दीदी, पर एक बात और भी तो है ना, सारे लोग आपकी तरह मन के अच्छे नहीं होते। नंदिनी ने अपना दुखड़ा सुनाया। अच्छा अब ज्यादा बातें मत करो और यहाँ आराम से लेटकर ड्रिप खत्म होने का इंतजार करो। ताबिंदा ने हल्की सी डांट पिलाई और खुद स्टाफ रूम में चली गई। इसने स्टाफ रूम में एक कुर्सी पर बैठते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला और जुलेहा नामी इस औरत का नंबर मिलाने लगी, जिसे वो अपनी नाइट ड्यूटी के अरसे में रात को अम्मी के पास छोड़कर आती थी। क्या सो रही थी जुलेहा जो इतनी देर में फोन उठाया? कई घंटियां बजने के बाद जुलेहा की हमार आलूदा आवाज सुनाई दी तो इसने उसको डपटा। दरअसल अम्मी कई बार शिकवा कर चुकी हैं कि रात को प्यास लगने या किसी और हाजत के लिए जुलेहा को आवाज दूं तो वो सुनती ही नहीं। अम्मी की इस शिकायत को दूर करने के लिए इसने ये तरीका इख्तियार किया था कि ड्यूटी के दौरान मौका मिलने पर 1-2 बार अम्मी की हैरियत मालूम करने के बहाने जुलेहा को फोन कर लेती थी। नहीं जी मैं सो नहीं रही थी, बस जरा बाथरूम गई हुई थी तो फोन उठाने में देर होगी। कोशिश के बावजूद जुलेहा की आवाज से नींद का खुमार गायब करने में नाकाम थी, लेकिन सच तस्लीम करने की बजाय बहाना बनाने में ही आफियत समझी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अम्मी कैसी हैं? उन्होंने किसी तकलीफ की शिकायत तो नहीं की? इसने भी नज़रअंदाज कर देने में ही बेहतरी जानी कि जितने मुआवजे पर जुलेहा ये हिदमत सर इंजाम दे रही थी, इस पर किसी और का राजी होना मुश्किल होता। 2 घंटे पहले दर्द की शिकायत कर रही थी, मैंने आपकी बताई हुई दवा दी तो अब आराम आ गया। अब घंटा भर से बेखबर सो रही हैं। आप बेफिक्र रहें जी, मैं इनका पूरा ख्याल रख रही हूँ। इसने रिपोर्ट पेश करने के साथ ही ताबिंदा को तसल्ली देने का फरीजा भी इंजाम दे दिया। सुबह 7:30 बजे इन्हें नाश्ते से पहले वाली दवा याद से दे देना। मैं घर वक्त पर पहुंच गई तो हम दोनों साथ नाश्ता कर लेंगे, वरना तुम करा देना। इसने रोजाना वाली हिदायत दोहरा कर फोन बंद कर दिया। अमूमन वो नाश्ता अम्मी के साथ ही करती थी, लेकिन कभी कभार वो किसी केस में उलझे होने की सूरत में इसे ताहिर भी हो जाती थी। इस फोन कॉल से फारिग होने के बाद वो मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करने में मसरूफ हो गई। इत्तेफाक से इस वक्त स्टाफ रूम में इसके सिवा और कोई मौजूद न था, तो वो दिल जमी से इस मशगले में मसरूफ थी और हर मुतवज्जो कर देने वाली कैप्शन वाली वीडियो पर क्लिक कर उसे देखने में मसरूफ हो जाती। 9/11 और मासूम बच्चों का हुआ। आखिर 9/11 को क्या होने जा रहा है? एक वीडियो पर नजर आने वाले इस कैप्शन ने इसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। इसने धड़कते दिल के साथ एक वीडियो पर क्लिक किया। फौरन इस दफ्तरी माहौल के पेश मंजर में एक संजीदा चेहरा सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायान सिद्दीकी और अपनी बांजी उम्मे हानी समेत इन 6 बच्चों के अगवा से जुड़े चंद होशरुबा हक़ाइक़ और इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिन्हें सुनकर यकीनन आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9/11 की तारीख के पीछे क्या कहानी है। वो जादू, शैतान के पुजारियों की सोच और डार्क वेब वगैरह के मुतालिक एक के बाद एक इंकशाफ करता जा रहा था। इन सारे इंकशाफात के बाद जब इसने ये इंकशाफ किया कि उम्मे हानी समेत हाल में अगवा होने वाले 7 के 7 बच्चों की तारीख पैदाइश 9/11 है और वो सब आने वाले 9/11 को 11 साल के होने जा रहे हैं, तो ताबिंदा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और 9/11 के हिंसे हथौड़ी की तरह दिमाग पर ज़रबे लगाने लगे। अब आपको इस सारे हक़ाइक़ से आगाह करने का मकसद आपको दहशतज़दा करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि होशियार करना है। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और साथ साथ हमारी मदद भी। इस वीडियो में मैंने आपको मुबैना अगवाकार की वीडियो के साथ साथ इसके हुलिये से भी आगाह किया है। अगर आप में से किसी भी शख्स के पास इसके बारे में कोई मालूमात मौजूद है तो खुदारा हमसे रब्ता जरूर करें। बहुत मुमकिन है कि आपकी एक फ़ोन कॉल अब भी उम्मे हानी समेत बाकी बच्चों की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाए। स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर चल रहा था जिसे जुबानी भी बताया जा रहा था। 2-3 बार फ़ोन नंबर दोहराने के बाद इसने चंद एक एहततामी जुमले अदा करके वीडियो खत्म कर दी, लेकिन ताबिंदा अपनी जगह साकित बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि इस वीडियो में जो कुछ बताया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन 9/11 की तारीख ऐसी नहीं थी जिसे वो नज़रअंदाज कर सके। सिस्टर ताबिंदा, सिस्टर
ताविंदा जहाँ कहीं भी हैं फिलफोर लेबर रूम में पहुंचे। स्टाफ रूम की दीवार में नस्ल स्पीकर से सुनाई देने वाले पैगाम ने मुश्किल इसके साकित वजूद में हरकत पैदा की और वो बोझल कदमों को घसीटती हुई लेबर रूम की तरफ बढ़ती चली गई। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ औरत दर्द की इंतहा पर पहुंचकर मां जैसे अजीम रुतबे पर फाइज होती थी और नन्हा सा वजूद अपनी पहली सांस लेता था जिसे नस्ल इंसानी का तसलसल बरकरार रखना था। लेकिन क्या वो जानता था कि इंसानों में से कुछ ऐसे शैतान के चेले भी थे जो इसके दुनिया में आने से कबल ही इसके खिलाफ साजिशों का जाल बुनने बैठे थे।